प्रिय साथियों, आज हम प्रश्नावली 2.3 के लिए कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ उदाहरणों को भी इसमें समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हम इसकी जो शुरुआत करते हैं एक त्रिघात बहुपद से करते हैं। त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मतलब जिसमें चर की उच्चतम घात 3 होती है। तो त्रिघात बहुपद का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, x की घात 3 माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। ये हमने एक त्रिघात बहुपद लिया। हम चाहे तो इसको px के बराबर दिखा सकते हैं। px का मतलब क्या है? px का मतलब है x के रूप में बहुपद। तो ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है और आप जानते हैं कि जो त्रिघात बहुपद होता है उस त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 3 शून्यक। अब हमारा जो बहुपद है वो चर x के रूप में है, तो इसके जो 3 शून्यक होंगे वो x के रूप में होंगे। जैसे मान लीजिए एक शून्यक है अल्फा, एक शून्यक है बीटा और एक शून्यक है गामा, मान लिया उदाहरण के लिए। तो शून्यकों को हम अल्फा बीटा गामा के द्वारा दर्शाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि जो त्रिघात बहुपद है इस त्रिघात बहुपद का अगर एक शून्यक, त्रिघात बहुपद का अगर एक शून्यक 1 है, एक शून्यक 1 है मतलब x का मान 1 लिया। हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि त्रिघात बहुपद जो है इसका एक शून्यक 1 है, एक शून्यक 1 है मतलब ये है x का मान। क्योंकि हमारा जो बहुपद है ये बहुपद जिस रूप में है x के रूप में है और x के रूप में है तो यहाँ x का मान 1 होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको नहीं मालूम अल्फा बीटा गामा से दर्शाते तो x के मान होंगे। तो x बराबर 1 क्या मान लिया हमने, या x बराबर 1 मान लीजिए। आपको दे दिया है कि x बराबर 1 यानी 1 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो अगर आप 1 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और बराबर 0, क्योंकि इसी को हल करने पर ये मिलता है। मतलब इसको वापस से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये x माइनस 1 जो है, x माइनस 1, ये x माइनस 1 जो त्रिघात बहुपद दिया है ये इसका एक गुणनखंड माना जाएगा या गुणनखंड होगा। x माइनस 1 ये क्या होगा? x माइनस 1 इस त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और गुणनखंड होने का मतलब ये है कि अगर आप इस x माइनस 1 का भाग अगर इस त्रिघात बहुपद में देते हैं तो शेषफल 0 मिलेगा। गुणनखंड होने का मतलब ये है। गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि अगर आप x माइनस 1 का भाग इस त्रिघात बहुपद में देते हैं, अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल हमको 0 मिलेगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि x माइनस 1 अगर इसका गुणनखंड वास्तव में है, अगर वास्तव में इस त्रिघात बहुपद का x माइनस 1 एक गुणनखंड है तो ये इसमें जब भाग देंगे x माइनस 1 का तो भाग देने पर हमको शेषफल 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो समझने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपको एक शून्यक दिया है तो क्या हम 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं? तो उसी को पहले हमको सीखना है कि अगर हमको जितनी घात का बहुपद है, अगर मान लीजिए 4 घात का बहुपद है और 4 घात के बहुपद में अगर 2 शून्यक दिए तो क्या हम 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं? वो अपने को सीखना है। तो ये त्रिघात बहुपद है, इसका एक शून्यक 1 है, एक शून्यक 1 है मतलब x माइनस 1 क्या हुआ? देखो ये शून्यक है लेकिन ये इसका गुणनखंड हुआ। अब हम क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम मतलब चरणबद्ध तरीके से हम इसमें इस गुणनखंड का भाग देते हैं। तो देखो भाग देने का तरीका इस तरह से देते हैं। तो हम भाग देंगे त्रिघात बहुपद में x की घात 3 माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, इसमें भाग देंगे x माइनस 1 का। अब पहले यहाँ एक बात और सीख लो कि हम x माइनस 1 का भाग दे रहे हैं। तो x माइनस 1 का भाग दे रहे हैं मतलब ये है भाजक। ये क्या है? भाजक है। x माइनस 1 जिसका हम भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। और भाजक को हम दर्शाते हैं gx के द्वारा। भाजक को हम दर्शाते हैं gx के द्वारा। और जो gx है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिसका हम भाग देते हैं वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो
पी एक्स बटे जी एक्स होगा, ये हमारा भाज्य है जिसको हम बोलते हैं पी एक्स। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ये जो त्रिघात बहुपद है जिसको हमने भाज्य कहा, हम भाज्य में भाजक का भाग दे रहे हैं, अर्थात हम पी एक्स में भाग दे रहे हैं जी एक्स का। पी एक्स क्या है, पी एक्स को हमने कहा भाज्य, और जी एक्स क्या है, जी एक्स से भाजक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पी एक्स में जी एक्स का भाग दे रहे हैं, मतलब भाज्य में भाजक का भाग दे रहे हैं, और ये अगर जीरो हो गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है कि जो जी एक्स का मान है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो दो बातें आपको पता चल रही है कि जिसका हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं, भाग देने वाला, और जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाज्य। और ऊपर जो मिलेगा इसको हम कहेंगे भागफल, इसको हम क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। और भागफल को हम दर्शाएंगे क्यू एक्स के द्वारा, इसको कहते हैं क्वाशनर। तो क्वाशनर यानी भागफल, तो उसके आधार पर क्यू ले लिया हमने। और जो हमको मिलेगा लास्ट में वो हमारा कहलाएगा शेष पद। तो सबसे पहले अब देखो, एक बात आपको यहाँ सीखना है, हम लोग एक्चुअल में यहाँ क्या सीखना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक शून्य दिया है तो क्या आप दो शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो दो शून्य बचे हुए, क्योंकि त्रिघात बहुपद है इसके अधिकतम 3 शून्य होते हैं, और एक शून्य आपको एक दिया है, 2 शून्य और ज्ञात करना है। तो 2 शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इसका भागफल निकालना पड़ेगा। जो भागफल आएगा उससे हम बचे हुए 2 शून्य निकालेंगे। लेकिन भागफल निकालने के लिए आपको यहाँ भाग देने का तरीका भी आना चाहिए, चरणबद्ध तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिथम, चरणबद्ध तरीके से हल करना। तो इसको क्या करते, देखो ये जो है भाज्य, शब्दों पे ध्यान देना, ये भाज्य है और ये भाजक है। हम क्या करते हैं, जो भाज्य का पहला पद है, भाजक के पहले पद का भाग देते हैं, इसको हम पद कहते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है। यहाँ 4 पद हैं और यहाँ 2 पद है। तो हम क्या करते हैं, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देते हैं। तो इसका पहला पद है x की घात 3, चिन्ह सहित बोलना है, और यह माइनस अगर होता है तो माइनस लेके चलते, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये जो है, ये भाज्य का पहला पद है, उसमें भाजक के पहले पद का भाग देते हैं। तो जो हमको मिलेगा वो भागफल का पहला पद मिलेगा। जो भी हमको मिलेगा वो भागफल का पहला पद मिलेगा। ध्यान से समझना है, आराम से समझिएगा कि अगर हम भाज्य जो है, इस भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देते हैं तो हमको भागफल का पहला पद मिलेगा। देखो यह x की घात 3 है, x की घात 1 है, अगर यहाँ से कैंसिल करें तो एक घात कम हो जाएगी, मतलब एक x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x बचेंगे, x स्क्वायर। तो ये जो x की घात 2 हमको मिला है ये भागफल का पहला पद है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद ये जो भागफल का पहला पद मिला है, इस भागपद के पहले पद का गुणा इस भाजक के साथ करते हैं। पहले क्या करेंगे, x की घात 2 का गुणा x के साथ करेंगे, तो यहाँ x की घात 3 होगा, क्योंकि x की घात 2 और x की घात यहाँ 1 है, तो x की घात 3 हो जाएगी। फिर है माइनस x की घात 2 का गुणा 1 में करेंगे, तो x की घात 2 का गुणा 1 में करेंगे तो x की घात 2, और जो घात वाला, जितने घात वाला है उसको उसी के बराबर नीचे लिखना। तो ये हमने कर लिया। क्या किया है, हमको भागफल का पहला पद मिला, और भागफल का पहला पद मिलने पर भागफल के पहले पद का गुणा हमने भाजक के साथ किया, तो x की घात 2 के साथ x का गुणा किया तो x की घात 3, और माइनस x वर्ग का गुणा 1 में करेंगे तो x वर्ग। अब देखिए जिस तरह से आप, जैसे मान लीजिए 6 में 2 का भाग देना है, तो आप क्या करते हैं, 2 तिया 6, और फिर आप घटाते हैं। घटाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस चिन्ह है, इस प्लस चिन्ह को आप माइनस चिन्ह बनाते हैं, तो चिन्ह बदलते हैं तभी 0 आता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ प्लस चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो जो नया चिन्ह आया अब उसको देखना है, पुराने चिन्ह को नहीं देखना है। यह माइनस है, इसको आपको नहीं देखना, ये प्लस चिन्ह है। x की घात 3 x की घात 3 समान चिन्ह वाले है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, माइनस 3x का वर्ग और प्लस x का वर्ग, तो माइनस 3 और प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 x का वर्ग। और क्या क्या बचा है, माइनस x और प्लस 3।
अब एक बात और समझिए, यहाँ पे हमको मिला है नया भाज्य, ये नया भाज्य है, ध्यान से समझना, नया भाज्य है। अब क्या करना है, जो नया भाज्य हमको मिला है, एक बात आपको यहाँ ये भी चेक करते रहना है कि यहाँ पे इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, चर की अधिकतम घात 2 है, और यहाँ ये जो भाजक है इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, मतलब भाज्य की घात ज़्यादा है, तो आप भाग दे सकते। मतलब आपको भाग तब तक देना है जब तक जो नया भाज्य आपको मिलेगा उसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए। मतलब जब भाज्य की घात भाजक की घात से कम हो जाएगी तो आपको भाग देना बंद कर देना है। समझ गए कि बात को क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब भाज्य की घात भाजक की घात से कम मिल जाए तब आपको भाग देना यहाँ पे रोक देना है। तो अब हमको क्या मिला है, नया भाज्य मिला है ये -2x² -x + 3। अब क्या करना है, इसका पहला पद लेना है, इसका पहला पद चिन्ह सहित -2x², इसमें भाग देना है भाजक के पहले पद का x का, तो हमको यहाँ मिलेगा दूसरा पद, भागफल का दूसरा पद मिलेगा। तो देखो 1x से 1x कटेगा तो क्या बचेगा, -2x, तो ये यहाँ लिखेंगे -2x, ये मिल गया आपको भागफल का दूसरा पद। अब -2x का गुणा x - 1 के साथ करेंगे तो -2x का गुणा जब x में करेंगे तो ये होगा -2x का वर्ग, और -2x का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x, तो यहाँ आ जाएगा +2x। फिर क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये -2x का वर्ग +2x का वर्ग ये कैंसिल हो जाएंगे, और पहला पद जनरली कैंसिल होगा ही। अब यहाँ -x है और यहाँ -2x है, तो -x और -2x हो जाएगा -3x, और यहाँ +3। अब देखिए ये हमको फिर मिला नया भाज्य, ये क्या मिल गया, नया भाज्य मिला। अब यहाँ देखिए नया भाज्य जो है, यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, और यहाँ x की घात 1 है, मतलब और भाग दे सकते हैं, क्योंकि घातें समान है तो भी हम भाग दे सकते हैं। भाग आप कब नहीं देंगे, तब नहीं देंगे जब जो नया भाज्य मिलेगा उसकी घात भाजक की घात से कम हो जाएगी। जब भाज्य की घात, जो नया भाज्य मिलेगा उसकी घात भाजक की घात से कम हो जाएगी, तब आपको भाग देना बंद कर देना है, और तब वो आपका शेषफल कहलाएगा। तब वो क्या कहलाएगा, शेषफल। तो अब फिर से क्या करेंगे, प्रोसीजर समझ गए होंगे। इसका पहला पद क्या है, -3x, तो -3x में हम किसका भाग देंगे, भाजक के प्रथम पद का x का, तो यहाँ हमको मिलेगा तीसरा पद, यहाँ हमको क्या मिलेगा, तीसरा पद मिलेगा, तो x से x कैंसिल होगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये -3 क्या है, भागफल का तीसरा पद। ये स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए जब हम गणित हल करेंगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको समझने के लिए। तो -3 आपको मिल गया भागफल का तीसरा पद, -3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, और -3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 एकम 3। तो इस तरह से चिन्ह भी बदल देंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। तो ये -3x और +3x ये कैंसिल हो जाएंगे, +3 -3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0। और शेषफल 0 आना ही था। अब देखो 0 है, 0 का मतलब आप इसको लिख सकते हैं 0 x की घात 0 लिख सकते हैं। x की घात 0 है और यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, मतलब ये जो आपको भाज्य मिला है इसकी घात भाजक की घात से कम है, मतलब आपका भाग देना यहाँ पे रोक देना है। तो ये आपका क्या है, शेषफल। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमको कोई बहुपद दिया और उसका शून्यक अगर बोलता है कि ये इसका शून्यक है, तो शून्यक होने का मतलब ही है कि जब आप उसको गुणनखंड बनाओ, जैसे शून्यक था इसको आपने गुणनखंड बनाया तो पूरा भाग जाना ही है, पूरा भाग जाना ही है, तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तब आपके पास भागफल क्या मिला, x² -2x -3 मिला। अब इसको लेके चलते, क्योंकि हमको क्या करना है, 2 शून्यक और ज्ञात करना है, तो क्या लेके चलेंगे हम, x² -2x -3, इसको लेके चलते हैं बराबर 0 के, क्योंकि हमको क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि आपका एक शून्य क्या है, एक शून्य तो आपका x = 1 है, 2 शून्यक और चाहिए।
अब देखो इसको हल करने का तरीका क्या है, पिछले वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि यहाँ जो मध्य पद है इसको विभक्त करते हैं। अब कैसे करते हैं, यहाँ x वर्ग का गुणांक देखते हैं और यहाँ भी अचर पद देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है और अचर पद है -3, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो -3 आएगा। अब -3 को ऐसे लिखना है, -3 को ऐसे दो भागों में बांटना है, या -3 के ऐसे गुणनखंड बनाना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए और गुणा करने पर -3 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 3 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 को लिखने का एक ही तरीका है 1 गुणा 3। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है 3 गुणा 1, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, 1 गुणा 3 का हो या 3 गुणा 1, तो इसको हटा देते हैं। अगर हम 3 को माइनस में रखते हैं और 1 को प्लस में रखते हैं तो -3 और +1, तो -3 और +1 तो ये घटेंगे, तो -3 और +1 ये बचेगा -2, और इनका जब गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 1x और -3x प्लस 1x और -3x। अब देखो -3x और प्लस 1x इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2x और -3 बराबर 0। इतना होने के बाद हम दो दो की जोड़ियाँ बनाते हैं, तो ये दो दो की जोड़ियाँ बना ली। यहाँ से कॉमन है x कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ से x निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा। दोनों में से माइनस कॉमन है और साथ में 3 भी कॉमन है। -3 निकलने के बाद यहाँ बचेगा x, माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा और यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। अब ये कोष्टक समान हो गए, कोष्टक समान बनने ही चाहिए। तो इनमें से एक कोष्टक को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ x और -3 बराबर 0। तो या तो x + 1 का मान 0 के बराबर होगा या x - 3 का मान 0 के बराबर होगा। तो x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो -1, या x बराबर पक्षांतरण करेंगे माइनस का तो प्लस नहीं लिखा तो चलता है, तो ये 3। तो इस तरह से देखा आपने कि एक इसका शून्यक हमको मालूम था x बराबर 1, तो इसके 2 शून्यक हमने विभाजन एल्गोरिथम से, मतलब चरणबद्ध तरीके से भाग देकर जो हमको शून्यक दिया था उससे हमने बना लिया गुणनखंड, और गुणनखंड बनाकर जब हमने भाग दिया तो भाग देने के बाद जो हमको भागफल मिला उससे हमने 2 शून्यक प्राप्त किए, -1 और 3। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कोई बहुपद दिया है और उसके शून्यक अगर आपको दिए हैं और शेष शून्य ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो आप इस प्रोसीजर का सहारा लेकर, मदद लेकर आप उसको हल कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको और आप देखना, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया। अब यहाँ से एक बात और आप सीखते हैं। देखो हमको यहाँ क्या क्या मिल गया है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं। एक तो हमने देखा था भाज्य को दर्शाएंगे हम px से। तो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य है x की घात 3 माइनस 3x² माइनस x और प्लस 3। उसके बाद हमारा भाजक क्या है, भाजक को हमने कहा था qx, और ये भी कहा था कि qx का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो qx हमारा क्या है, x - 1। भागफल हमको क्या मिला, भागफल को हम दर्शाते qx के द्वारा, q मतलब क्वाशनट यानी भागफल। ये हमारा मिला है x² माइनस 2x माइनस 3, और शेषफल जिसको हम कहते हैं rx, यानी रिमाइंडर या रिमाइंडर इसको कहते हैं, और ये हमारा मिला है 0। तो आप पिछली कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं एक फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये हम पढ़ चुके हैं। हम चाहे तो यहाँ सिद्ध भी कर सकते हैं, हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब अगला अब क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, तो उसको हम यहाँ पे
बाकायदा सत्यापित भी करके दिखाएंगे, जांच भी करके दिखाएंगे। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। इस फार्मूले में हम अगर भाज्य हमारा क्या है px, यहाँ रख देते हैं px बराबर, ये है भाजक, भाजक यानी qx इंटू, या डॉट भी आप लगा सकते हैं, भागफल, भाजक यहाँ gx है, भाजक है gx और भागफल है qx और प्लस शेषफल है आपका rx। ये ध्यान रखना है, ये gx है, gx है भाजक। तो ये जो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx ये जो बना है, इसमें आपने एक बात क्या सीखी कि जो gx है, gx का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, भाजक। gx का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, gx का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो शेषफल की घात है, शेषफल मतलब rx, क्या लिख देते हैं, rx की घात, rx की घात जो है, ये घात gx की जो घात होती है, gx की जो घात होती है उससे छोटी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पे x की घात कितनी है, 0 है, कुछ नहीं था मतलब 0 लिया, और यहाँ x की घात 1 है, मतलब जो शेषफल है, शेषफल इसको हम कहते हैं rx, ध्यान रखना है। तो जो शेषफल है, इस शेषफल की घात हमेशा जो भाजक है उस भाजक की घात से कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए मतलब ये देखो, इसका मतलब है इसकी तरफ आप ये समझिए कि नुकीला भाग है, मतलब ये कम होनी चाहिए, और जिसकी तरफ खुला भाग है मतलब अधिक होनी चाहिए। तो दोनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो jx का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, शब्दों में अगर कहे तो jx यानी भाजक, तो भाजक का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो शेषफल की घात है, ये शेषफल की घात छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए jx की घात से, मतलब भाजक की घात से। तो इस तरह से ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, या px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ भाजक gx का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और शेषफल rx की घात भाजक gx की घात से छोटी होनी चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष हमने निकाला, ये पूरा निष्कर्ष जो हमने निकाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना, ये निष्कर्ष हमने निकाला बहुपद के लिए। ये निष्कर्ष हमने किसके लिए निकाला, बहुपदों के लिए या बहुपद के लिए निकाला है। तो बहुपदों के लिए ये जो निष्कर्ष हमने निकाला है, ये जो निचोड़ हमने निकाला है, इसी को बोलते हैं हम विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान रखना, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम इसको कहते हैं। बहुपद के लिए जो निष्कर्ष हमने निकाला है, इस निष्कर्ष को ही हम क्या कहेंगे, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। तो इसको हम सेंटेंस के रूप में भी बना सकते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है, हम इसको सेंटेंस के रूप में भी बना लेते हैं। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, हम लिखेंगे कि यदि px क्या है, px है भाज्य, और gx क्या है, भाजक। यदि px और gx कोई दो बहुपद है, बहुपद है जहां gx का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। खास ध्यान रखना, gx मतलब जिसका भाग दे रहे हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो gx बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, हो तो हम बहुपद qx यानी भागफल है जो कि एक बहुपद ही होगा, qx और rx, ये भी एक बहुपद होगा rx, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस
आर एक्स, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। जहाँ पे कंडीशन क्या है, जहाँ एक तो हमने ये तो कंडीशन यहाँ ले ली, जी एक्स बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, साथ में शेषफल जो है आर एक्स ये या तो 0 के बराबर होगा, इसके पहले मैंने जो बताया वहाँ ये बात नहीं बताई थी, तो शेषफल या तो 0 के बराबर होगा क्योंकि शेषफल हमारा 0 आया था। ये देखिए यहाँ हमने हल किया था तो शेषफल हमारा 0 मिला था, तो या तो शेषफल 0 के बराबर मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो शेषफल की घात यानी आर एक्स की घात भाजक की जो घात है यानी जी एक्स की घात इससे कम मिलेगी। ये बात हमने इसके पहले अभी नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ मैं कि शेषफल आर एक्स यानी ध्यान रखो, शब्दों को ध्यान रखो, आर एक्स शेषफल का मान या तो 0 के बराबर होगा या शेषफल की घात, मैं लिख रहा हूँ संकेतों के रूप में, बोल रहा हूँ शब्दों के रूप में ताकि आप दोनों बातें समझ सको। शेषफल की घात छोटी होनी चाहिए भाजक की घात से, और ये जो निष्कर्ष हमने देखा, ये निष्कर्ष जो हमने निकाला अभी, यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए क्या कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने इसमें क्या समझ लिया, हमने विभाजन एल्गोरिथम को समझ लिया, साथ में हमने ये भी इसमें सीख लिया कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, और साथ में उसको दर्शाने का तरीका क्या है। जैसे भाज्य बोला तो पी एक्स, भाजक बोला तो जी एक्स, शेषफल बोला तो आर एक्स, और भागफल बोला तो क्यू एक्स। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम भाज्य में भाजक का भाग देते हैं तो हमको भागफल मिलता है और शेषफल मिलता है। और अगर हमको कोई बहुपद दिया है और उस बहुपद में अगर आपको कोई शून्यक दिया है, उस बहुपद के लिए कोई शून्यक अगर दिया है तो किस तरह से शून्यक का गुणनखंड बना के और भाग दे के हम बचे हुए गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं प्रश्नावली 2.3 के लिए। अगर आप ये बातों को सीख जाएंगे तो प्रश्नावली को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ मैंने जो भाग देने का तरीका बताया वो तरीका बहुत अच्छे से आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लेना कि किस तरह से हम पहले पद में पहले पद का, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देते हैं तो भागफल का पहला पद मिलता है। फिर किस तरह से गुणा करते हैं, जो भागफल मिलता है उसका भाजक के साथ किस तरह से गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद किस तरह से चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलने के बाद कैसे कैंसिल करते हैं, और साथ ही साथ जो बचता है वो आपका नया भाज्य होता है। फिर ये प्रक्रिया कब तक दोहराते हैं, जो कब तक दोहराते हैं, प्रक्रिया को हम तब तक दोहराते हैं जब तक हमारा जो नया भाज्य मिलता है उसकी घात भाजक की घात से छोटी ना आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर छोटी आ जाए, तब भाग देना बंद कर देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शेषफल। और इस तरह से हमको मिलता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, मतलब पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ शेषफल या तो 0 होना चाहिए या फिर शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी होना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष हमने निकाला है इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा ताकि प्रश्नावली को समझने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना हो, और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। इसको नोट भी आप करें। थैंक यू।